हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, आप सभी लोगों का MPNHM और NBS का जो एग्ज़ाम है वो अपकमिंग है। उसी को कंसिडर करते हुए हम आपके लिए कंटिन्यूसली क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं और अभी तक हमने आपके लिए 6 से 7 क्लासेस इस साल प्रोवाइड करवा दिया है। और यदि आपको पुराना क्लासेस देखना है तो यूट्यूब पे पुराना क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे अराउंड 20 से 25 क्लासेस पहले मैंने कंडक्ट करवा चुका हूँ। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में हो तो आप पूरा क्लासेस देख सकते हो। आपको वहाँ से कुछ ना कुछ न्यू थिंग लर्न करने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। अभी तक हमने आपके लिए जो क्लासेस कंडक्ट करवाया था वो कम्युनिटी के रिगार्डिंग चल रहा है, जिसमें आप सभी को कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो कि सीधे ही डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो सीधा ही पूछा जाता है। ठीक है, यदि मैं ये सारी चीज़ें आपको MCQ में पुट अप करके देता तो सेम चीज़ें होती और बस टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, आप अच्छे से ध्यान रख के पढ़िएगा। ठीक है, क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। यदि अभी तक कोई भी ऐसे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है जो पहली बार क्लासेस देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे मिलती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। स्टूडेंट्स, पिछली बार जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेज के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन डील करवाए थे, आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। जो चीज़ें आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है। ठीक है, और ये सीधे ही एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम आज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंस इन द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ लेते हैं इन द कम्युनिटी सेक्टर में। ठीक है, तो हम बात करेंगे, एक साइड इंस्ट्रूमेंट लिखा है स्टूडेंट्स और दूसरी साइड आपको उसका यूजेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, जो क्या होता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें आपको ड्रग्स वगैरह को रखना होता है। ठीक है, जैसी सेंसिटिविटी वाली ड्रग्स है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करने वाली जो ड्रग्स वगैरह है और बहुत सारी चीज़ों को हम वहाँ पे मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का यूजेस क्या क्या है। ठीक है, तो कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेनेंस। ठीक है, हम कोल्ड चेन टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने के लिए हम आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, डायल थर्मामीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो डायल थर्मामीटर होता है जो कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से ध्यान रखना है, कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटरिंग। ठीक है, कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमें डायल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, होरक्स अपार्टस के लिए क्या चीज़ में यूज़ किया जाता है, ये एक तरीका का प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्लोरीन डिमांड एस्टिमेटेड इन वाटर। ठीक है, वाटर में कितना क्लोरीन है उसका डिमांड का पता करने के लिए हम होरेक्स अपार्टस यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बहुत अच्छे से मैं कंफर्म कर देता हूँ, जो मेरी क्लासेस चल रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवा रहा हूँ और इतना बेहतरीन कंटेंट है कि कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 100% श्योरिटी है कि आने वाले NHM MP NSB एग्ज़ाम है जो आपका नवोदय है और आज जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें से इसमें से ज़रूर ना ज़रूर आपके क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और बात करेंगे हम नेक्स्ट टेस्ट का कि कौन सा वाला रहने वाला है। क्लोरीनेटर और यह क्लोरोफॉर्म जो टेस्ट होता है किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो मिक्सिंग रेगुलेटरिंग द डोज ऑफ द क्लोरीन इन वाटर। ठीक है, इसके लिए ये यूज़ में किया जाता है। ठीक है, क्लोरोस्कोप किसके लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, तो क्लोरोस्कोप होता है हम सबसे पहले बात है स्कोप का। ठीक है, तो आपको स्कोप से याद रखना है टू विजुलाइज। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरोस्कोप इसके लिए यूज़ किया जाता है मेजरिंग लेवल ऑफ द रेजिडुअल क्लोरीन इन द ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कितना परसेंटेज, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ द क्लोरीन बचा हुआ है हमारे ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, उसका मेजरमेंट करने के लिए हम क्लोरोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है,
किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? तो हम करते हैं क्लोरोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। रेजिडुअल का मतलब होता है जो अमाउंट हमारा क्या बच जाता है, ठीक है। जैसे आपने सुनकर होगा रेजिडुअल यूरिन कितना होता है, रेजिडुअल कैपेसिटी कितना होता है स्टमक का। तो इस तरीके की जो भी कैपेसिटी होती है, जो रिमेनिंग अमाउंट हमारा बच जाता है, उसको हम हमारे मेडिकल टर्म की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल, उसको बोला जाता है, ठीक है। क्लोरीन का वाटर में चेक करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कैटा थर्मोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो जो कैटा थर्मामीटर होता है वो असेस करते हैं हम कूलिंग पावर ऑफ एयर एंड एयर वेलोसिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में सीधा ही पूछा जाएगा, कैटा थर्मोमीटर असेस कूलिंग पावर ऑफ एयर एंड द एयर वेलोसिटी, ठीक है। किसके लिए करता है? एयर कूलिंग पावर को करता है और एयर वेलोसिटी के लिए यूज़ में किया जाता है, ठीक है। एनोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो असेस एयर वाइंड वेलोसिटी, ठीक है। ये असेस एयर वाइंड वेलोसिटी के लिए यूज़ में किया जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर और इंसिलिंग साइक्रोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स एसेस एयर ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ में किया जाता है, ठीक है। एयर में कितना ह्यूमिडिटी है उसके लिए हम यूज़ में लेके आते हैं ये वाला थर्मोमीटर या ये वाला इंस्ट्रूमेंट, हम इसके लिए यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। मर्सूरियल बैरोमीटर किसके लिए यूज़ में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा होता है, मर्क्यूरियर, ठीक है। मर्क्यूरियर बैरोमीटर होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए यूज़ में किया जाता है, ठीक है। ये जितना भी पहले जो एग्ज़ाम हुआ था आप सभी लोगों का, एमपी एनएचएम का या सीएचओ का मैं बात कर लूँ या किसी भी एग्ज़ाम का, तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको अपकमिंग डेज में पूछा ही गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। साल्टर स्केल के टेस्ट के लिए यूज़ में किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? साल्टर स्केल है फील्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एलपीडब्ल्यू, ठीक है, लो बर्थ बेड, ठीक है। किसके लिए किया जाता है? लो बर्थ बेड बेबी के लिए साल्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। और एक और सागर टेप होता है, ठीक है, आपने सुन के रखा होगा इन द कम्युनिटी सेक्टर में जो सागर टेप होता है वो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के लिए यूज़ में किया जाता है, ठीक है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ठीक है, MUSC, ठीक है, इसके लिए यूज़ में किया जाता है कौन सा स्टूडेंट? सागर टेप यूज़ में किया जाता है जिसमें आपको कलर कोडिंग दिया जाता है और आपको मेजरमेंट बताया जाता है, ठीक है। बेस्ट इंडिकेटर होता है किसी भी मतलब चिल्ड्रंस या को बताने के लिए कि हाँ इसका ग्रोथ अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें से आपको 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं सागर टेप के रिगार्डिंग कि सागर टेप किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के लिए यूज़ में किया जाता है। उसमें किसका ज़्यादातर रोल देता है? तो उसमें आपका देखने को मिलता है जो कि क्या बोलते हैं जिसमें देखने को मिलेगा आपको बेड वगैरह के रिगार्डिंग बच्चे के मसल्स वगैरह, और इसको मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस पे रख के उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। उसमें आपको फाइंडिंग मिलेगा, यदि फाइंडिंग आपका एक्यूरेट है, एवरेज है, तो आपके बेबी का जो ओवर ग्रोथ हो रहा है वो बिल्कुल बेल इन गुड कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। उसमें बच्चे का हम क्या करते हैं? माल नरिशमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? माल नरिश है या बच्चा स्वस्थ है या बच्चा बेल है, उसको हम कंडीशन को वहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो बेस्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस को पता लगाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस का यूज़ कर सकते हैं। और किस में होता है? सागर टेप से उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एडिशनल चीज़ें हैं जो कि क्लिक करती है सीधे ही जब किसी को कुछ पढ़ाया जाता है और वो सीधे ही माइंड में क्लिक होती है, ठीक है। ये कहीं लिखा नहीं होता है पर आपको ये चीज़ें नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो साल्टर स्केल का यूज़ कहाँ किया जाता है? फील्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। LPW का मतलब है लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। इन्फेंटोमीटर, ठीक है, कौन सा है इंस्ट्रूमेंट? स्टूडेंट्स इन्फेंटोमीटर, लेंथ ऑफ द इन्फेंट का यूज़ करने के लिए हम इन्फेंटोमीटर का यूज़ करते हैं। खासकर हम इसका यूज़ रूरल एरिया में करते हैं, ठीक है। इन द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टाइडोमीटर होता है हाइट ऑफ द अडल्ट, ठीक है। स्टाइडोमीटर किसके लिए किया जाता है? स्टाइडोमीटर होता है आपका अडल्ट की हाइट को मेजर करने के लिए स्टाइडोमीटर का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे आया आप सागर टेप, ठीक है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, जैसा मैंने बताया मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को यूज़ करने के लिए सागर टेप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑडियोमेट्री किसके लिए होता है? तो ऑडियोमेट्री होता है हेयरिंग एबिलिटी असेसमेंट के लिए। किसके लिए होता है स्टूडेंट्स? तो हेयरिंग एबिलिटी असेसमेंट के लिए आपका ऑडियोमेट्री का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बैंड फ्रिक्वेंसी एनालाइजर, ठीक है। क्या होता है? बैंड फ्रिक्वेंसी एनालाइजर होता है, किसके लिए यूज़ में किया जाता है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके साउंड पिच का, ठीक है। साउंड पिच का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कभी कभी यदि पूछा जाता है कि साउंड को फ्रिक्वेंसी को कैसे मापा जाता है तो उसको हजार्ट में मापा जाता है, सॉरी हजार्ट में नहीं, जो आपका
हजार्ड करके HHD करके आता है, उसमें आपको मापा जाता है, सॉरी डेसिबल डेसिबल में मापा जाता है। 80 डेसिबल आपका एक एवरेज लेंथ रहता है। यदि इससे आपका ज़्यादा साउंड आपके ईयर वगैरह में होता है तो आपको डेफनेस के चक्कर या डेफनेस के साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो 80 डेसिबल जो 80 होता है वो आपका एक नॉर्मल रेंज रहता है, ठीक है। इससे यदि आपकी साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो इससे ज़्यादा हाई है तो यू विल बी गेट द डेफनेस, ठीक है। तो आपको डेफनेस होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको अपकमिंग जो एग्ज़ाम है वहाँ पे देखने को 101% इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल आप बाय हार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं कुछ देर के लिए इसको क्या कर सकता हूँ, पॉज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट्स हेल्थ लेजिस्लेशंस पासेस इन इंडिया, ठीक है। कब कौन सा एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ है, ठीक है। कौन सा एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। द क्वारंटाइन एक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्वारंटाइन एक्ट किसके लिए हुआ था, तो सबसे पहले जो क्वारंटाइन एक्ट हुआ था, ठीक है, कौन से डिसीज़ कंडीशन के लिए हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले कौन से डिसीज़ कंडीशन के लिए क्वारंटाइन एक्ट हुआ था और कौन से ईयर्स में इसको किया गया था, तो 1870, ठीक है। तो 1870 में इसको लागू किया गया था। वही बात करें मैं द वैक्सीनेशन एक्ट, तो वैक्सीनेशन एक्ट का यदि मैं बात करूँ थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं, ठीक है। ओके डन। द वैक्सीनेशन एक्ट, ठीक है। वैक्सीनेशन एक्ट कब लागू किया गया था, तो बात करें हम जो वैक्सीनेशन एक्ट है वो आपका 1880 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट वैक्सीन कब हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट वैक्सीन आपको आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। कौन सा है, स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग फर्स्ट वैक्सीन यहाँ पे जनरेट हुआ था और किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन किस पे किया था, स्मॉल पॉक्स पे किया था। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्मॉल पॉक्स हुआ है वो हमारे इंडिया से कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गया है। कब इरेडिकेट हुआ है स्टूडेंट्स, 1980 में इरेडिकेट हो गया है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड भी ये कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गया है और पब्लिकली अनाउंस्ड हो गया है कि आपके स्मॉल पॉक्स के किसी भी प्रकार का कोई भी केसेस आपके ना तो इंडिया में है ना पूरे वर्ल्ड वाइड में है। WHO ने इसको इरेडिकेट कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें एडिशनल है, पैरामीटर से आपको याद में रखना है, ठीक है। द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट कब लागू हुआ था, ठीक है। तो बात आपको बता देना है कि 1897 में इसको लागू हुआ है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट, ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ बताना है कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी इसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम ऐसा आएगा कि SARD करके क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताइए कि स्टैंड फॉर, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रही है कि दे रखे होंगे आपको और आपको उसमें से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर यहाँ पे छांटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे MCQ की यदि मैं बात करूँ तो MCQ आपको यहाँ पे भी बन सकते हैं, किसी भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ किसी में से भी आपको MCQ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी कॉन्शियस होकर अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, जब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखता है 1929 में, ठीक है। 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट यहाँ पे क्या हुआ था, पब्लिश्ड हो गया था, ठीक है। अब बात करेंगे हम सबसे ESI एक्ट। ESI एक्ट मतलब होता है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1948 में, ठीक है। अब 1948 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन में आप सभी लोगों को याद रखना है, जो आपका WHO स्टूडेंट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपका 1948 में ही यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। किसमें हुआ था, 1948 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था, याद रखना है। साथ में कोरिलेटेड करके चलोगे तो बहुत काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएगी। बात करेंगे हम नेक्स्ट का द फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। कौन सा एक्ट है, द फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट भी आपका 1948 में ही यहाँ पे क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। द प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, PFP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या करना है स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को इसका फुल फॉर्म बाय हार्ट करके जाना है, क्योंकि ये एग्जाम में अपकमिंग डेज में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। कौन सा पूछा जाना है, हर एक का फुल फॉर्म याद करना है। द प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, कब
हुआ था 1954 में। कब हुआ था स्टूडेंट्स? 1954 में यहाँ पे पब्लिश्ड हो गया था, ठीक है, और अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। द हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। 1955 में क्या हुआ था स्टूडेंट? द हिंदू मैरिज एक्ट क्या किस में आया था? 1955 में आया था। और बात करेंगे हम द हिंदू मैरिज एक्ट किस में आया था? 1955 में आया था, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? मैरिज के रिगार्डिंग आपको बॉयज़ और गर्ल्स और बॉयज़ का क्या कहा है, कभी कभी एज पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली हुआ था तो बॉयज़ का एज भी 21 कर दिया था और आपका फीमेल्स का एज भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया था। तो वो चीज़ें हैं जो करेक्शन जो अमेंडेड हुए थे वो उसको आपको ध्यान में रखना है और उसके बारे में अपडेट करके ही आपको एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। द इमोरियल ट्रैफिक प्रिवेंशन, ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना है किस में हुआ था स्टूडेंट्स? 1956 में हुआ था, ठीक है। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब हुआ था? 1961 में। कौन से में आया था स्टूडेंट्स? 1961 में द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था। बात करेंगे हम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ एक्ट 1900 किस में आया था? 69 में आया था। किस में आया था? 69 में, ठीक है। 1969 में आपका बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन एक्ट यहाँ पे लागू हुआ था। और इसके रिगार्डिंग कुछ एडिशनल पैरामीटर आपके साथ बताया जाए तो क्या होगा कि जब कभी किसी भी स्टूडेंट्स के या किसी भी जानकारी या किसी भी पेशेंट, मान के चलो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रहे हो कहीं पे CSC PSC या फिर DH वगैरह में, ठीक है। यदि किसी के यहाँ पे जो डिलीवरी वगैरह होती है मैटरनिटी वार्ड में यदि आप काम करते हैं तो आपको ये कंसिडर है। और आपको यदि कभी पूछा जाता है और आपको जनरल नॉलेज देना होता है एज अ नर्सिंग ऑफिसर तो यू कैन गिव द बेस्ट नॉलेज टू द पेशेंट, ठीक है। आपको क्या देना है? 21 डेज में आपको क्या करना है? बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना है। एनी हाउ बस बर्थ रजिस्ट्रेशन कितने डेज में होना चाहिए? आपका 21 डेज में नेसेसरी है और मैंडेटरी है, ठीक है। चाहे आप विलेज लेवल में हो, आप अर्बन में हो या रूरल एरिया में हो, बट आपको ये एक्यूरेट चीज़ें आपको बतानी है पेशेंट को, ठीक है। फिर साथ में बात करूँ 21 डेज में ही आपको डेथ रजिस्ट्रेशन भी आपको लेना है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि आपको पेशेंट को जाके बताना होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग डेज में पूछा ही जाना है क्योंकि जितना मैटरनिटी वगैरह का जो डेथ वगैरह हो रहा है उसकी कंसिडर करते हुए आपके लिए ये चीज़ें बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन जिसको MTP बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? शॉर्ट फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। MTP एक्ट कब आया था? तो 1971 में आया था, ठीक है। MTP जो एक्ट होता है ना स्टूडेंट्स, वो कब किया जाता है? तो मोस्टली यदि मैं बात करूं कि ये सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेके तो थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर बात करूं मैं थर्ड ट्राइमेस्टर के इन बिटवीन में जा सकता है, ठीक है। जो मैटरनल टर्मिनेशन एक्ट जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं 12 वीक से तो लेके जो मोस्ट कॉमन एक एवरेज रेंज रहती है 12 वीक से लेके तो 90 या 20 वीक्स तक हम इसको ईजिली करवा सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है कि यदि कोई भी फीमेल क्लाइंट्स हैं या फीमेल पेशेंट हैं, यदि वो खुद से स्वेच्छा से या सेल्फ पहुँच से चाहती हैं कि उनको टर्मिनेट करवाना है तो उसको पूरा राइट्स होता है, वो अपना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं, ठीक है। उसके लिए किसी भी आपको क्या है कि आपको किसी भी फैमिली मेम्बर का नीड नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का कोई अथॉरिटी का नीड नहीं लगता है, ठीक है। वो खुद का ही चॉइस रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनको भी अपने एज ए नर्सिंग ऑफिसर यदि आप काम करोगे तो आपको ये चीज़ें भी पेशेंट को बतानी है क्योंकि आपका हेल्थ एजुकेशन उन लोगों की लाइफ को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो आपको एक बेस्ट एजुकेशन अपने माइंड में सेट करके रखना होता है और फिर पेशेंट को क्या है कि बताना होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज़ है कि कोई भी लेडी जिनको भी लगता है या किसी भी कंडीशन से या बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि दे वर द हेड द प्रेगनेंसी, ठीक है, तो वो क्या कर सकती हैं कि वो अपना टर्मिनेशन करवा सकती हैं, ठीक है। टर्मिनेशन की कुछ गाइडलाइंस होती है, ठीक है। गाइडलाइंस क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो गाइडलाइंस होती है यदि आपको एक करवाना है तो पहले जो गाइडलाइंस थी स्टूडेंट्स वो 20 वीक्स थी, ठीक है। कितना था? 20 वीक्स था। बट अभी अमेंडेड हुआ था जिसमें उसकी गाइडलाइंस के कितना कर दिया? 24 तक आई थिंक कर दिया है। और इन एनी कंडीशन, ठीक है, कुछ क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ हैं कि रेप विक्टिम हैं उनका भी यहाँ पे बढ़ा दिया है क्योंकि ऐसी कंडीशंस बहुत ज़्यादा आ रही थी तो उनको यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अभी यदि MTP एक्ट आपसे पूछा जाता है तो आपको राइट आंसर ये वाला लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही अमेंडेड हुआ है, 21 में ही हुआ है। तो ये चीज़ें संविधान में आपके लिए लागू
हो गई है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपके पास जो डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या है कि ट्रेनिंग होना चाहिए। यदि आप 20 वीक्स पे कर रहे हो तो आपको सिंपल सा है, 1 डॉक्टर का ही नीड लगता है। यदि आप 20 वीक्स से अबव जा रहे हो तो आपको 1 से 2 डॉक्टर की नीड लगती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसल्ट लेना है और कंसल्ट लेना डॉक्टर का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हो गए उनके अकॉर्डिंग टू आपके जितना भी वीक से आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, आपको उतने मेंबर्स या उतना जो पैनल बोर्ड होता है उसकी नीड आपको लगने वाली है, ठीक है। तो एमटीबी एक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें से क्वेश्चन हमेशा आपको एक कंप्लीट लैंग्वेज बना के पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है और बिफोर एग्जाम जब भी कभी भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से रीड करके जाना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का, द नार्कोटिक ड्रग एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है। ये कब आया था, तो ये आया था 1985 में, ठीक है। कब आया था, 1985 में आया था। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है जब आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आया था, ठीक है। कब आया था नार्कोटिक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आया था, तभी आपका क्या आया था 1985 में। ये चीज़ें भी आपको देखने को मिली थी, नार्कोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है। अच्छे से याद रखना है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड द सब्सटेंस, ठीक है। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है। 1985 में आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो आपका प्रोग्राम होता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, क्या होता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम 1985 में आया था। ईपीएच जो इसके पहले का था वो आप इससे पहले भी आपको देखने को मिल गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अपकमिंग डेज में किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे किसी भी लैंग्वेज में बना के पूछा जा सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर, ठीक है। आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। पहले का जो कंपटीशन था एग्ज़ाम का वो बहुत लो लेवल का था, बट अभी का जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है वो आपको हाई लेवल का देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि वैसे ही स्टडी करके जाना है, ठीक है। नॉर्मल तरीके की स्टडी करके जाओगे तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आएंगे एंड यू विल बी नॉट द सिलेक्टेड इन द एग्ज़ाम, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब भी आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ के जाओ कि आपको एग्ज़ाम में सब चीज़ें आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है सारा चेंज हो गया है, क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें नहीं पूछे जाएंगे कि हार्ट में कितना चेम्बर होता है, ठीक है, या आपका सिस्टम क्या होता है या सेल क्या होता है, ये चीज़ें आप भूल जाइएगा, ठीक है। अब पढ़ना है तो आपको डीपली पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट का, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपको ध्यान रखना है और 1986 में आया था, ठीक है। 1986 में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखने को मिला था, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो ये भी 1986 में आया था। 1985 1986 में दो ऐसी चीज़ें हुई थी कि जो आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, द मेंटल हेल्थ एक्ट, ठीक है। कौन सा एक्ट है स्टूडेंट्स, द मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था, तो जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है, वो भी आपको कब देखने को मिलता है, 1982 के अराउंड में देखने को मिला था, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमेशा ही स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन बना रहता है, ठीक है। ये एक्ट है, ये एक्ट कब आया था, आपको 1987 में आया था, और जो प्रोग्राम है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है 1982 में आया था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है, हमेशा एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट, ठीक है, 1993, ठीक है। कब आया था, 1993 में, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, द प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको अब इसका फुल फॉर्म जरूर से पढ़ के जाना है, ठीक है। द प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ठीक है, PCPNDT है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग फुल फॉर्म जरूर पूछा जाना है, ठीक है। तो ये आया था 1994 से लेके तो 2004 तक, इसमें फेजेस चलती है जिसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बट कब आया था, 1994, आपको याद रखना है कि कब देखने को मिला था, 1994 में देखने को मिला था, ठीक है। CSMD भी आपको 1994 में देखने को मिला था, हो सकता है अपकमिंग जो इसमें है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट का कि द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट भी आपका 1994 में देखने को मिला था, ठीक है। बात करेंगे हम द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग एक्ट, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग एक्ट आपका कब आया था, 1998 में आया था। किस में आया था स्टूडेंट्स, तो 1998 में आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड द हैंडलिंग एक्ट आपको देखने को मिला था, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग जितना भी डिफ्रेंशिएटेड करना है, कलर कोडिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बता दी है। ये भी आपके लिए बेसिक नॉलेज है और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन से डस्टबिन में कौन सा कचरा
या कौन सा वेस्ट आपको पुट करना है, सेग्रीगेशन कैसे करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द टबैको कंट्रोल एक्ट, ठीक है। टबैको कंट्रोल एक्ट कब आया था? तो स्टूडेंट्स टबैको कंट्रोल 2003 में आया था, ठीक है। कब आया था? 2003 में देखने को मिला था। बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। कौन सा है? द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में देखने को मिला है, ठीक है। कौन से में देखने को मिला? 2005 में देखने को मिला है। वही बात करते हैं द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया था? 2005 में देखने को मिला था। फिर बात करते हैं हम 2005 में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है। तो द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 2005 में ही देखने को मिला था, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, द राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई एक्ट, ठीक है। आरटीआई एक्ट कब हुआ था? 2005 में हुआ था। द प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में हुआ था, ठीक है। ये वाला आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट का देखने को मिला था मैरिज एक्ट आया था आपका, और ये था ये प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था। आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का बात करेंगे कि द फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आया था 2006 में, ठीक है। किसमें देखने को मिला था? 2006 में देखने को मिला था। द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस किस में देखने को मिला था? 2012 में। इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है, और ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, 2012 में ये चीज़ें हमको देखने को मिली थी, ठीक है। हाँ, बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट का, द सेक्सुअल असार्टमेंट ऑफ द व्यूमन एट वर्क प्लेस, ठीक है, प्रिवेंशन प्रोविजन एंड द रेडिशल्ड एक्ट, ठीक है। ये कब आया था? 2013 में देखने को मिला था। रेडिशल एक्ट कब देखने को मिला था? 2013 में देखने को मिला था। जिसमें क्या होता है कि ऐसी वुमेन जो कि कहीं किसी भी तरीके के अपनी वर्किंग प्लेस में किसी तरीके से उनका यूज़ होता है, तो उस तरीके का जो एक्ट होता है वो यहाँ पे यूज़ में किया जाता है। 2013 में याद में रखना है आपको। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है, केयर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस एक्ट 2015 में देखने को मिला था। कब देखने को मिला था स्टूडेंट्स? तो ये 2015 में हमको देखने को मिला था, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है स्टूडेंट्स। आई होप इसमें से आपको अपकमिंग डेज में कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये चीज़ें देखो, ऐसा है कि ये चीज़ें आपको बाय हार्ट करना है तो करना ही है, ठीक है। चाहे आपको इस चीज़ का रट्टा मारना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, जो वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल चीज़ें होती है, उसको तो आपको बाय हार्ट करना ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार से अपनी ट्रिक बनाइएगा कि इसे याद करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप अच्छे से इसको ट्रिक बना के याद करोगे तो परमानेंटली आपके माइंड में ये चीज़ें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन की हर एक क्लासेस, जैसे लाइक हुआ MPNHM ग्रुप 5, NBS, KGMU, नवरसेट वगैरह सभी की क्लासेस आपको इसी प्रकार से मिलती रहती है। तो चैनल पे बने रहिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। एक बार में क्लासेस समझ में नहीं आता है तो दोबारा रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो का लिंक, क्लासेस का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट आप सभी लोगों के लिए प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको अच्छे से शेयर कर दीजिएगा। और अपनी क्लास का फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए और इससे बेहतर हम क्लासेस कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहिएगा और अच्छे से स्टडी करना है, वेल प्रिपेयर रहना है, मेंटल हेल्थ को ख़राब नहीं करना है, ठीक है। ऐसे फैक्टर है या ऐसे जो बैरियर्स है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं, उनसे आपको क्या करना है? विड्रॉ हो जाना है, आइसोलेट कर देना है खुद को, और अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। थैंक यू सो मच गाइस।